हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 21 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 22 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। और अगर आपने पिछले 21 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो दोस्तों आप 3 या 4 मॉडल पेपर का टेस्ट देकर रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। दोस्तों, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। पद 53,749 है। राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है वो दोस्तों शायद ही आपको कभी देखने को मिलेगी, इसलिए जी जान आपको दोस्तों इसमें लगाना है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी का संशोधित पाठ्यक्रम है, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न हिंदी व्याकरण के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न है वो गणित के। ठीक है, ये नया पैटर्न है। अपन दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उस हिसाब से दोस्तों ये मॉडल पेपर है वो तैयार किया गया है। देखिए, भाग 1 में सर्वप्रथम अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें देखिए ये सिलेबस है, इसके अंदर देखिए राजस्थान भूगोल, ये वाला पॉइंट देखिए, राजस्थान भूगोल में 20 प्रश्न, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न, राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न, 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर, 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के, 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के और 5 प्रश्न कंप्यूटर के। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, भाग 1 राजस्थान भूगोल 20 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि क्योंकि दोस्तों हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती, जिस कारण उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती है। ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्रमुख कारण है अरावली, क्योंकि दोस्तों ये जो मानसून की जो दिशा है उसके समानांतर है ये अरावली। ठीक है, तो ये मानसून को रोक नहीं पाती हवाओं को, तो इसकी वजह से दोस्तों राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि बाधाओं के संपर्क में नहीं आती। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण क्या है? दोस्तों शुष्कता का कारण है अरावली श्रेणी की दिक स्थिति, अरावली श्रेणी की दिशा स्थिति। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश को 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है और सबसे छोटा है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना का संबंध किस जिले से है? बताइए, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना का संबंध है वो किस जिले से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो परियोजना है ये दोस्तों माही नदी पर डूंगर जिले में है, डूंगरपुर जिले में। कहां पर है? माही नदी पर डूंगरपुर जिले में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? दोस्तों खड़ीन, टोबा, जोहड़, ये तीनों ही है। ये जल परंपरागत संरक्षण की क्या है? विधियां हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? सर्वाधिक महिला साक्षरता है ये दोस्तों कौन से जिले में अंकित की गई?
इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये की गई दोस्तों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। कोटा की जो महिला साक्षरता दर है वो दोस्तों 65.9% है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। कोटा के बाद में जयपुर, फिर झुंझुनू। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, चाकण बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बताइए, चाकण बांध कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चाकण बांध है ये चाकण नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर है? बूंदी जिले में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी जिले में। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये गोंडवाना लैंड भौगोलिक संरचना का परिणाम है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति है वो विश्व के सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से इसका उद्गम है वो हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों देखिए, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद से होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहला कथन सही है। आगे देखिए, बनास नदी पर बीसलपुर परियोजना बनी हुई है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बेंगू, ये बेंगू है, ठीक है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में बनास, बेडच व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बनास, बेडच और मेनाल का जो त्रिवेणी संगम है वो बिंगोद भीलवाड़ा में है। बिंगोद भीलवाड़ा में, यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ है वो गलत दे रखा है। बिंगोद भीलवाड़ा में दोस्तों बनास, बेडच और मेनाल का त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पर ये सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपना असत्य कथन है। बाकी चौथा नंबर का भी देख लीजिए, जल ग्रहण व अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी नदी बनास नदी है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य का प्रतिष्ठित अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? राज्य का प्रतिष्ठित अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये वन्य जीव संरक्षण के लिए ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी थी? राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों कौन सी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना है ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना थी, और इस नहर का निर्माण है वो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य की किस वनस्पति को आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है? आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? दोस्तों आदिवासियों का कल्पवृक्ष है वो महुआ, महुआ है। ठीक है, महुआ, महुआ, ठीक है, महुआ, महुआ वृक्ष को दोस्तों आदिवासियों का कल्पवृक्ष है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महुआ वृक्ष। दोस्तों महुआ वृक्ष के फलों का प्रयोग है वो तेल निकालने और देसी शराब बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है, इसलिए इसको आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है ये? तो दोस्तों ये भरतपुर जिले में स्थित है, सभी को पता होगा ये तो। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जैसलमेर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? राज्य का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। भाई सर्वोच्च बिंदु यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो दोस्तों गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है, कहां पर है? माउंट आबू में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों सीधा सा है, राइट आंसर हो जाएगा चंबल, क्योंकि चंबल नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए दोस्तों ये आगे चली जाती है यमुना में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों चंबल, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? राज्य में भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए इसको चिमाता के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से? चिमाता के नाम से। देखिए चिमाता, वालरा भी कहते हैं, ठीक है, चिमाता भी कहते हैं और वालरा कृषि भी कहते हैं राजस्थान में। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, वालरा भी नाम याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, राजस्थान की किस वनस्पति को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? राजस्थान की किस वनस्पति को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है किसको? तो खेजड़ी को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खेजड़ी को। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपको राजस्थान भूगोल में ये पता लगाना था कि आपके कितने प्रश्न है वो राजस्थान भूगोल में सही हुए हैं। दोस्तों अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पतोबा सांदवा का युद्ध कब हुआ? पतोबा सांदवा का युद्ध है वो कब हुआ? तो दोस्तों पतोबा नहीं, इसको पहोबा कर लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप से नहीं हुआ दोस्तों, पाहोबा या पाहेबा कर सकते हैं आप, पाहेबा या साहेबा, ठीक है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध है वो दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1541 ईस्वी में। कब हुआ था? 1541 ईस्वी में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? दोस्तों ये जोधपुर के शासक मालदेव और बीकानेर के शासक राव जैत सिंह के मध्य ये हुआ था, और इस युद्ध में राव जैत सिंह है वो मारा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपने किस ग्रंथ में राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान माना है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपने किस ग्रंथ में राजपूतों को प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान माना है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजपुताने का प्राचीन इतिहास, राजपुताने का प्राचीन इतिहास, ठीक है। ये ग्रंथ है दोस्तों किसका? गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन? तो वो है महाराणा जयत्र सिंह, महाराणा जयत्र सिंह। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, महाराणा जयत्र सिंह, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादे किसकी पत्नी थी? सॉरी, पुत्री किसकी थी? इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादे किसकी पुत्री थी? दोस्तों ये पुत्री थी किसकी? तो ये लूणकरण भाटी की पुत्री थी दोस्तों, ठीक है, लूणकरण भाटी की पुत्री थी, जैसलमेर की राजकुमारी थी दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा को उठाकर भरतपुर लाया था? भरतपुर के किस शासक ने दिल्ली के लाल किले पर लगे अष्टधातु का दरवाजा को उठाकर भरतपुर लाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन लाया था वो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जवाहर सिंह। महाराजा जवाहर सिंह, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दरवाजा वहां से उखाड़ कर लेके आए, दिल्ली के लाल किले पर लगा था ये अष्ट धातु का दरवाजा, वहां से उखाड़ कर भरतपुर लाए और लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाया था इसे। ठीक है, इसे लोहिया पोल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर प्रश्न है, वागड़ के गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? वागड़ के गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए किसे जाना जाता है? वागड़ का गांधी कहते हैं दोस्तों किसको? ये कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भोगीलाल पांड्या। 27 नंबर प्रश्न है, बेणु सॉरी बेंगू है ये, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो दोस्तों कहाँ से हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो मेनाल के भैरूकुंड नामक स्थान से दोस्तों ये शुरू हुआ था। मेनाल के भैरूकुंड स्थान से ये शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? नीमच छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीमच छावनी में जो विद्रोह ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों कब? तो 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को दोस्तों नीमच छावनी में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण को व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन से चरण को दोस्तों व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ चरण को। चतुर्थ चरण को दोस्तों व्रत राजस्थान के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संपूर्णा के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? संपूर्णा के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए अब थोड़ा सी गलत शब्द दोस्तों इसमें आ रहे हैं, सही से टाइप हुए नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण नहीं, इसको संप सभा कर लेना। संप सभा के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1883 ईस्वी में दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जमीन का जेवर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जूनागढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर है और राती घाटीगढ़ के नाम से जानते हैं इसे। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बादल विलास व उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? बादल विलास व उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये कहां पर है? तो दोस्तों ये गेप सागर में। ठीक है, गेप सागर झील ये डूंगरपुर में स्थित है और इस झील के किनारे बादल विलास और उदय विलास महल है वो स्थित है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और कालीबाई का जो स्मारक है वो भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है? तो दोस्तों ये यदुवंशी यानी कि यादव राजवंश के जादौन शाखा की ये कुल देवी है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यादवों की, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन शब्द का क्या अर्थ है? जानोटन, जानोटन बोलते हैं दोस्तों राजस्थानी संस्कृति में वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले भोज को जानोटन कहा जाता है।
यानी कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ है वो जानोटन कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी बोलियां तथा उनके क्षेत्रों के संदर्भ में, राजस्थानी बोलियां तथा उनके क्षेत्रों के संदर्भ में असुचालित युग्म है। बताइए असुचालित युग्म है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाडिया नागौर। ये इसमें दोस्तों गलत हो जाएगा। ये दोस्तों नाडिया है, ये पाली क्षेत्र की प्रमुख बोली है, नागौर की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। शेखावाटी ये सीकर की बोली है, देवड़ावाटी है ये सिरोही की बोली है, और गोडवाड़ी है ये जालौर की बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रसिया दंगल लोकनाट्य प्रसिद्ध है। रसिया दंगल लोकनाट्य प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताइए दोस्तों, रसिया दंगल है ये लोकनाट्य भरतपुर भरतपुर डीग क्षेत्र में खेला जाता है ये, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर का है ये लोकनाट्य, सी नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, पर्युषण पर्व के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ठीक है, देखिए कथन ए देखिए, पर्युषण पर्व का संबंध सिख धर्म से है। तो दोस्तों ये अपना पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जैन धर्म से है, सिख धर्म से नहीं है, जैन धर्म से है। ठीक है, आगे देखिए कथन बी, जैन धर्म द्वारा यह त्योहार भाद्रपद माह में मनाया जाता है। दोस्तों ये त्योहार है ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कथन सत्य है वो बताना था, तो इसमें बी नंबर का कथन है वो केवल बी सत्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित बोली में से कौन सी बोली को झाड़साई बोली भी कहा जाता है? निम्नलिखित बोली में से कौन सी बोली को झाड़साई बोली भी कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, कौन सी बोली को झाड़साई बोली भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ढूंढानी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ढूंढानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। झाड़साई सिक्के कहाँ चलते थे? जयपुर में, और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों झाड़साई बोली है वो बोली जाती थी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसको जयपुरी या झाड़साई बोली भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की लोक गायन शैली मांड शैली की गायिका नहीं है। बताइए मांड शैली की गायिका है वो कौन सी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जमीला बानो, गौरी देवी और बन्नो बेगम, ये तीनों मांड गायिका है, लेकिन अकला देवी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिंदुओं के किस त्योहार को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है? बताइए कौन से त्योहार को नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रक्षाबंधन को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रक्षाबंधन को। अब दोस्तों भाग 3 के अंदर देखिए भारतीय संविधान के 5 प्रश्न हैं, वो दोस्तों अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, भाग 3 के 5 प्रश्न भारतीय संविधान के, और 5 प्रश्न पॉलिटिकल, राजस्थान पॉलिटी के अलग पढ़ेंगे। देखिए 41 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए फैजल अली। ठीक है, फैजल अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों 1953 में फैजल अजल की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग है वो गठित किया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, जिसके अध्यक्ष थे फैजल अली। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? बताइए निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1858 का एक्ट। ठीक है, यानी कि 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? बताइए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था कब? तो दोस्तों ये 1976 में हुआ था।
ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, और उसमें क्या जोड़ा गया था वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोट भाषा के माध्यम से उत्तर देना है। पर्यावरण का संरक्षण करना, ये जोड़ा गया था दोस्तों इसमें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये पर्यावरण का संरक्षण करना ये जोड़ा गया था। और दोस्तों बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना ये भी जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना ये भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पे सही कूट का चयन करना है, तो इसमें ABC कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इस विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है, किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को? दोस्तों, राज्यपाल को पद की शपथ है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ है वो दिलाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण करता है? मुख्यमंत्री कौन सा पद धारण करता है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, और मुख्यमंत्री है ये राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, राज्य सरकार के प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों पद है वो धारण करता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, सॉरी भाग 4, इसके अंदर राजस्थान पॉलिटी के अपन 5 प्रश्न पढ़ेंगे। भाग 4 राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। इसमें देखिए 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए, ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 332। राजस्थान में कितनी सीटें आरक्षित है? 59। यहाँ पर इसमें दोस्तों इसी आरक्षण के प्रावधान के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन क्या है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन है ये क्या है? ये दोस्तों वह व्यवस्था जिनमें उन स्थानीय इकाइयों जिनमें निर्वाचित व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा स्थानीय सेवाओं का दोस्तों प्रशासक हो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। सभी को पता होगा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या निर्धारित की गई है? बताइए दोस्तों, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके कार्यकाल में उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये हटाने का जो प्रावधान है वो है दोस्तों संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन सामान्य विज्ञान के है वो 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 5 में। ठीक है दोस्तों, और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और साथ ही मित्रों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास सिलेबस के अनुसार है वो प्रारंभ कर दी गई थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे राजस्थान भूगोल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कंप्यूटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, इस नाम से दोस्तों आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जरूर देखें, और उनका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर भी वो क्लासेस जरूर देखें। और कोई भी टॉपिक आप सर्च करें
यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो उस टॉपिक के आगे आराध्य आरएस एकेडमी जरूर लिखे, ताकि उस टॉपिक से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक सर्च करो, उस टॉपिक के आगे आपको आराध्य आरएस एकेडमी लिखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 5 नंबर भाग और 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के। 51 नंबर प्रश्न देखिए, कम तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कम तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है, तो दोस्तों दूध का खट्टा होने में क्या शामिल है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, बताइए दोस्तों, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्या है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है ये। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, उस अधातु का नाम बताइए, उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, ब्रोमीन है वो एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये तो क्या है? अधातु है, ठीक है। और जो ये मरकरी है, ये दोस्तों धातु है। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अधातु के बारे में पूछा है आगे। देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो दोस्तों हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है? पूर्ण आंतरिक, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजाक रोग है ये। दोस्तों कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है? तो दोस्तों ये निस्सेरिया गोनोरियाई, निस्सेरिया गोनोरियाई के कारण दोस्तों, यानी कि इस जीवाणु के कारण ये सुजाक रोग है ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों बोर्डेटेला पर्टुसिस, बोर्डेटेला पर्टुसिस। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, 56 से 60 तक। देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स नीलामी में सर्वाधिक ब्लॉक्स के साथ देश में प्रथम स्थान पर है? बताइए दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स नीलामी में सर्वाधिक ब्लॉक्स के साथ देश में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें राजस्थान। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये जयपुर में किया गया। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? दोस्तों इसका नाम है वो क्या कर दिया गया है परिवर्तन करके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें महिला पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना, पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में किस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में किस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस पोर्टल की शुरुआत की जाएगी? तो वो है राजसखी पोर्टल की शुरुआत है वो की जाएगी, राजसखी पोर्टल की शुरुआत है वो की जाएगी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर मोमासर उत्सव का आयोजन किया गया? मोमासर उत्सव का आयोजन है वो दोस्तों कहाँ किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों बीकानेर के मोमासर कस्बे में। ठीक है, बीकानेर के मोमासर कस्बे में मोमासर उत्सव का आयोजन है वो किया गया। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भारतीय करंट अफेयर और विश्व करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर प्रश्न है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन है किस देश के साथ किया जाएगा, बताइए। गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किस देश के साथ किया जाएगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच में दोस्तों ये युद्ध अभ्यास है वो होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेज के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है वो है दोस्तों वज्र प्रहार। क्या है? वज्र प्रहार। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत की? हाल ही में किस देश ने अपने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों भारत ने। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत ने। नेक्स्ट आगे देखिए, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए अच्छा प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। दोस्तों इसका आयोजन है वो गोवा में किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है, गोवा पणजी में। और IFFI के अंतर्गत भारतीय सिनेमा के 4 दिग्गजों की जन्म शताब्दी पर मनाया जाएगा। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इनमें राज कपूर, तपन सिन्हा, अक्किनेनी, नागेश्वर राव और मोहम्मद रफी शामिल है, जिनकी सहेजी गई कृतियां इस वर्ष जीवंत होंगी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोस्तों तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है? हाल ही में पद्मश्री शारदा सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो ये बिहार से है इनका संबंध। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को अपने को क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा असंगत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें इनपुट डिवाइस MIDI यानी कि म्यूजिकल MIDI क्या होता है? तो ये म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंटरफेस होता है ये। ठीक है, और ये एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। आउटपुट डिवाइस है वो दोस्तों प्लॉटर है, बिल्कुल सही बात है। स्टोरेज डिवाइस है वो ब्लूरे डिस्क है, ये स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग डिवाइस UPS ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेसिंग डिवाइस है वो UPS नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है, दो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, उसका नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वांटम कंप्यूटर छोटे परंतु सबसे तेज होते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। असत्य कथन है वो कौन सा है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कैप्स लॉक और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सारे आ जाएंगे। देखिए असत्य कथन बताना था, कैप्स लॉक और नम लॉक को टॉगल कुंजी कहते हैं क्योंकि जब ये दबाए जाते हैं तो इनकी अवस्थाएं
परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही बात है। शिफ्ट कुंजी को संयोजक कुंजी भी कहा जाता है क्योंकि इसका अन्य कुंजी के साथ ही प्रयोग संभव है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, एंटर कुंजी ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एंटर कुंजी का मतलब क्या होता है, ओके बटन, ठीक है। एंटर कुंजी ओके बटन दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, QWERTY की बोर्ड में कुल 100 कुंजी होती है, ये कथन दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों QWERTY कीबोर्ड में कुल मानक दोस्तों 104 कुंजियां होती है, ठीक है, 100 नहीं होती। अपने को सत्य कथन बताना था, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डिकोड, लाइट एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग एडिटिंग डायोड, सॉरी एमिटिंग होता है, क्या होता है, एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लाइट एमिटिंग डायोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो बताइए क्या होगा, बूट करते हो तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में कॉपी किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। एक होता है कोल्ड बूटिंग, जिसमें बंद कंप्यूटर को शुरुआत से स्टार्ट किया जाता है। एक होता है दोस्तों वार्म बूट, ठीक है, इसमें कंप्यूटर पहले से चालू है उसे रिस्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे, भाग 9 के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, पल्लव में है, उल्लास में है, तल्लीन में है, सुधेंदु, सुधेंदु दोस्तों सुधा प्लस इंदु, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सुव्यवस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है सुव्यवस्थित में, तो दोस्तों सु प्लस वी प्लस अव प्लस स्थित, ठीक है। इसमें 3 उपसर्ग लगे हैं दोस्तों, सु प्लस वी प्लस अव प्लस दोस्तों स्थित, ठीक है। तो ये इसमें सु वी और अव 3 उपसर्ग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द यानी कि निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए माता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो दोस्तों माता का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, देखिए अम्ब है, अम्बा है, जन्नी है, लेकिन अम्बू नहीं है, ठीक है। अम्बू है ये जल का पर्यायवाची है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से छाहे शब्द का विलोम क्या होगा, छाहे शब्द का विलोम है वो क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, छाह शब्द का विलोम है वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा धूप। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छाह शब्द का धूप हो जाएगा। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, बताइए किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पर पुनरावलोकन, मृत्युपरांत और उपरोक्त, ठीक है। ये जो शब्द है वो दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द है, तो इसमें देखिए रा नहीं आएगा, पुनराव में दोस्तों रा नहीं आएगा, तो इसमें पुनरावलोकन हो जाएगा इसमें। और मृत्यु उपरांत, ये देखिए मात्रा है ये के ऊपर, ये मात्रा दोस्तों दूसरी मात्रा आएगी, ये वाली नहीं आएगी, ठीक है। और दोस्तों उपयुक्त के अंदर दोस्तों देखिए तय भी इसमें सही ढंग से नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये भी इसमें उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कौन सा करना है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, इसमें वहां कौन कौन से लोग आए थे, वहां कौन कौन से लोग आए थे। तो दोस्तों देखिए, कौन कौन से लोग आए थे, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा इसका शुद्ध रूप बनेगा, वहां कौन कौन लोग आए थे, वहां कौन कौन लोग आए थे। ठीक है, से नहीं आएगा। तो ये अशुद्ध वाक्य अपना पहला ही है, इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। आगे देखिए, 78 नंबर का प्रश्न है, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का भावार्थ है। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का भावार्थ है। तो दोस्तों भावार्थ क्या है? तो वो है दोस्तों धुन सवार होना। धुन सवार होना, ये सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आर्यावर्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आर्यावर्त शब्द का सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आर्यावर्त में दोस्तों दीर्घ संधि है, आर्य प्लस आवर्त। आर्य प्लस आवर्त, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से छानी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? छानी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? छानी शब्द है ये विधि का पर्यायवाची शब्द है, वो नहीं है। बाकी कुंज का है, पर्णकुटी का है, झुम्पा का है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 81 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए बैर शब्द का विलोम शब्द होगा। बैर शब्द का विलोम शब्द है वो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रीति। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रीति। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अशुद्ध शब्द है वो है दोस्तों उन्नति। उन्नति में दोस्तों ये ती के अंदर जो मात्रा लगी हुई है ये छोटी मात्रा लगेगी दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं। मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं दोस्तों, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि शुद्ध वाक्य है। आपके सहायतार्थ में उपस्थित हूँ, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। आगे देखिए, मैं अपने काम से फुर्सत सॉरी अपने काम से फुर्सत मिले तो आना, ये भी बिल्कुल सही है। हमारी प्रदेश की जनता शांत है। दोस्तों हमारी नहीं, हमारे प्रदेश, रे आएगा इसमें, हमारे, ठीक है, ये इसमें री है वो गलत दे रखा है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विदेश में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। बताइए, विदेश में रहने वाला को क्या बोलते हैं? प्रवासी बोलते हैं दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रवासी। विदेश में रहने वाला प्रवासी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे असंख्य लोगों ने सेना की बहादुरी के किस्से सुने, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा है। असंख्य लोगों ने सेना की बहादुरी के किस्से सुने, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पे रेखांकित पद कौन सा है? सेना। सेना क्या है? सेना दोस्तों समुदायवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, देखिए हिमांशी की आंखें नीली है, वाक्य में विशेष्य है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हिमांशी की आंखें नीली है, वाक्य में विशेष्य है। तो दोस्तों यहाँ पे आंखें है वो क्या है? आंखें विशेष्य पद है, और नीली है वो विशेषण पद है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंखें विशेष्य और नीली है वो विशेषण पद है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गंगोदक में कौन सी संधि है? बताइए, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों गंगा प्लस उदक है, इसमें गुण संधि है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें अत का उपसर्ग नहीं है? बताइए किसमें अत का उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अत का उपसर्ग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए
अध है ये, ठीक है, अथनी अध, अध का उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अधपका के अंदर है अध जला में, यानी कि अध प्लस पका, अध प्लस जला, अध प्लस मरा। यहाँ पे इसमें अधि प्लस आ प्लस पक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अध उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों अंग्रेजी शब्द दे रखे हैं और सूची सेकंड में हिंदी प्रयोग दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए असाइनमेंट, असाइनमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं नियत कार्य। क्या हो जाएगा, नियत कार्य हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक। और इसमें देखिए अटेंशन, अटेंशन को क्या बोलते हैं, सॉरी अटेंशन नहीं, असेस्टेशन। तो दोस्तों असेस्टेशन को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनुप्रमाणन। क्या बोलते हैं, अनुप्रमाणन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सीलिंग, सीलिंग को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, निविदा सूचना का उद्देश्य है वो क्या होता है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी करवाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ये निविदा सूचना के उद्देश्य है दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें देखिए सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेंस। दोस्तों यहाँ पे अपने को टेंस भरना है कि ये दोस्तों क्या आएगा इसमें खालिस्तान में, ठीक है। इसमें देखिए बाय द टाइम वी रीच द मूवी, आगे खालिस्तान में क्या आएगा बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें देखिए विल हैव स्टार्टेड, विल हैव स्टार्टेड का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। बाय द टाइम वी रीच द मूवी विल हैव स्टार्टेड, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए शी हैज बीन वर्किंग, she has been working here since she was graduate, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें एरर है दोस्तों वर्किंग के अंदर। क्या है, कौन से पार्ट में एरर है, तो दोस्तों इसमें वर्किंग के अंदर है वो दोस्तों एरर है। तो यहाँ पर देखिए वर्किंग के आगे हैज बीन वर्किंग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर सी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस सी वाज ग्रेजुएट। तो सी वाज देखिए यहाँ पे सी वाज, सॉरी वर्किंग तो ठीक है, ठीक है, वर्किंग हेयर सिंस सी वाज ग्रेजुएट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें वाज ग्रेजुएट की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, ग्रेजुएटेड, ईडी और लग जाएगा दोस्तों इसके आगे, ठीक है, यानी कि डी और लग जाएगा। तो यहाँ पे वाज जो आया है वो दोस्तों इसमें गलत आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें दे आर पेंटिंग द हाउस, दे आर पेंटिंग द हाउस। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पैसिव बनेगा दोस्तों क्या बताइए, इसका पैसिव बनेगा द हाउस इज बीइंग पेंटेड। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइंड द एरर इन पैसिव वॉइस, बताना है कि कौन से पैसिव वॉइस में एरर है। देखिए यहाँ पे द बुक वाज रीड बाय मी यस्टरडे, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से पार्ट में एरर है, तो इसमें दोस्तों नो एरर है, ठीक है, ये सारे के सारे सही है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम। यहाँ पे देखिए जॉन सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। जॉन सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों, ये इसमें हो जाएगा जॉन सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड द एरर इन इनडायरेक्ट स्पीच। फाइंड द एरर इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए शी टोल्ड दैट शी वाज टायर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, एरर कौन से पार्ट में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो टोल्ड है, ठीक है, टोल्ड की जगह क्या आएगा, तो दोस्तों टोल्ड की जगह सैड। देखिए सॉरी, टोल्ड की जगह टोल्ड, टोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सैड और टोल्ड मी, ठीक है। तो यहाँ पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोल्ड में एरर है। यहाँ पर इसमें दोस्तों सी सेड दैट आएगा इसमें, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चेंज टू एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर देखिए इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, फाइंड द एरर इन ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द एरर इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें देखिए सी सिंग्स वेल, इसका नेगेटिव देखिए सी डज नॉट सिंग्स वेल। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों, इसका एरर हो जाएगा इसमें देखिए सिंग्स, सिंग्स है इसमें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें ही डज नॉट सिंग वेल, सिंग्स नहीं आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर है इसमें देखिए ही हैज 2 cats एंड ए डॉग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर प्रश्न इसमें देखिए आइडेंटिफाई द एरर। तो इसमें देखिए ही हैज ए एप्पल इन हिज हैंड, ही हैज ए एप्पल इन हिज हैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ही हैज ए एप्पल इन हिज हैंड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों इसमें ए पार्ट में एरर है दोस्तों, ए की जगह एन का प्रयोग होगा, एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए आर्टिकल भरना है, सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। देखिए सनराइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसमें द का प्रयोग होगा, द सनराइज आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इनकरेक्ट पंक्चुएशन। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा सेंटेंस है वो जिसमें कोमे ओमे सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें इट्स ए ब्यूटीफुल डेज इजंट इट। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, इसमें भी देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन है, करेक्ट प्रीपोजिशन अपने को बताना है। दोस्तों इसमें देखिए ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। तो इसमें देखिए सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें सी रीड्स ए बुक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें वह एक किताब पढ़ती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट हिंदी टर्म ऑफ। यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। इसको बोलते हैं अध्यादेश, क्या बोलते हैं, अध्यादेश। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। गणित के 15 प्रश्न भाग 11 के अंदर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 3 डिब्बों में पानी और दूध के क्रमशः 3 मिश्रण 403 लीटर, 713 लीटर और 496 लीटर है। कौन सा सबसे बड़ा माप उन्हें पूरा माप लेगा। सीधा सा इसमें क्या करना है दोस्तों, HCF निकालना है, ठीक है।
HCF दोस्तों आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितना 403 और 713 और 496, ठीक है। इसका आप HCF निकालिए। इसका HCF निकलेगा दोस्तों कितना 31, ठीक है। 31 निकलेगा दोस्तों इसका HCF। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों कितना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, इसका HCF 31 निकलेगा दोस्तों। आगे देखिए 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत है 65 है। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है, ठीक है। अगली यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल हो जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, सभी संख्याओं का औसत है वो कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत है वो 65 है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि दोस्तों देखिए 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है, ठीक है। तो यहाँ पर है दोस्तों अपन तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों इसमें 65, ठीक है। अब देखिए संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो 4 तो 65 के पीछे ले लीजिए, 4 65 के आगे की ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा 58, एक हो जाएगा दोस्तों इसमें 60 है, एक हो जाएगा 62 है, एक 64 है, एक 66 है, एक 68 है, एक हो जाएगा दोस्तों इसमें 70 और एक हो जाएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पे 72 का तो टोटल औसत है वो कितना आ गया 65, ठीक है 72 तक। अब इसमें 74 76 78 और 80 जोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें औसत है वो टोटल कितना हो जाएगा 69 का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न इसमें देखिए एक दुकानदार 44 रुपए में 24 पेन बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है और वह 60 रुपए में 30 पेन बेचता है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, बताइए कितना प्रतिशत लाभ होगा। भाई 44 रुपए में 24 पेन बेचता है तो दोस्तों उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 44 बटे 24 इंटू 110, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 60 रुपए में 60 रुपए में कितने 30 पेन बेचता है तो लाभ कितने का होगा, ठीक है। तो लाभ है वो कितने का होगा, बस यही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर दोस्तों 60 इंटू 24 इंटू 110 बटे 44 इंटू 30 कर लीजिए। राइट आंसर आपका 20% होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा, उस संख्या का 25% क्या होगा दोस्तों, सीधा सा है भाई 714 इंटू 100 बटे 51 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1400। ये 1400 100% हो गया। अब इसका 25% कितना हो जाएगा भाई, 1400 का 25% 350। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो उसे कितना ब्याज अर्जित, वह ब्याज कितना अर्जित करेगा। भाई यहाँ पर देखिए सारथी ने 3125 रुपए जमा किए, यानी कि मूलधन कितना है 3125 इंटू दर कितनी है 8, समय कितना है, समय दोस्तों 5 साल है, बटे बस 100 काट लीजिए इसको। इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये 5 से कितनी बार कट गया 20 बार कट गया, ये दोस्तों 4 से 2 बार कट गया, ये 4 से 5 बार कट गया, ठीक है। तो इसको काट लीजिए। यहाँ पे ये 5 से कट गया दोस्तों कितना बार 6 बार, फिर बचा फिर 2 बार, फिर दोस्तों यहाँ पे 5 बार, यानी कि 625 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 1250। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 12,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष का ब्याज 3,972 रुपए होगा, निकाल लीजिए।
एक साल का तो दोस्तों 1200 होगा, ठीक है, 1200 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो दूसरे में हो जाएगा दोस्तों 2400 कुछ, ठीक है, तीसरे में दोस्तों 1236 यानी कि 3 वर्ष में हो जाएगा, सीधा सा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 4:5 है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी होगा। दोस्तों सीधा सा इसमें हो जाएगा ए प्लस बी, भाई 4 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी 9 हो जाएगा, और 5 में से सॉरी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा 9, और a माइनस बी, तो यहाँ पे दोस्तों 4-5 यानी कि x हो जाएगा, ठीक है, -x, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों -9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात है 25:9:5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपए है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो क्या होगी दोस्तों, नॉर्मली बात निकाल सकते हैं, सीधा से मैं आपको उत्तर बता देता हूं दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 720 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 भागीदार, इसमें भी वही है दोस्तों, इनका अनुपात निकाल लीजिए। 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2500 और 1000 रुपए लगाते हैं, लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। सीधा है 2500 और 1000 का अनुपात निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 500 से इसको काट लीजिए, तो यहाँ पे 4:5:2, ठीक है, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को अंतिम भागीदारी की बात करना है, अंतिम भागीदार कौन है, तो दोस्तों 2 है, जिसका 2 अनुपात है, तो सीधा सा है 2/11 इंटू 880, काट लीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा 160, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 115 नंबर प्रश्न है, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सीधा सा है दोस्तों 60/2 कर लीजिए, 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया और 25 व्यक्ति काम पर लगाए, 24 दिन बाद काम का 1/3 हिस्सा पूरा हो गया, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए ताकि काम ठीक समय से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। भाई वही दोस्तों, मैन इंटू डेज इंटू आवर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहली बार में 25 आदमियों द्वारा 1/3 भाग है वो काम किया गया, तो अब शेष काम बचेगा दोस्तों कितना, 2/3 काम शेष बचेगा, ठीक है, और इसमें शेष समय है वो 12 दिन का है, तो यहाँ पर 25 इंटू 24 बटे 1/3 बराबर दोस्तों मैन इंटू 12, ठीक है, 12 दिन लग रहे हैं ना, बच रहे हैं 12 दिन, ठीक है, तो यहाँ पे m इंटू 12/2/3, बस इसको काट लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 75 डेज। तो यहाँ पर इसमें 75 अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है, यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करती है तो पहली बस की गति क्या होगी। भाई सीधा सा है, देखिए वही चालों का गुणनफल बटे चालों का योग, ठीक है, यहाँ पे 11:9 दे रखा है, दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करती है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर गति का अनुपात कितना है 11:9, ठीक है, यानी कि जब प्रश्न में दूरी समान हो और समय का योग है वो दे रखा है, ठीक है, तो पहली बस की गति है वो ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर 270 में देखिए इसका सूत्र तो सूत्र है दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग इंटू समयांतर, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों पहली बस की गति है वो इसमें गति आएगी 20 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे 20 किलोमीटर कर लेना, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 118 से 120 नंबर प्रश्न है, पैराग्राफ का अध्ययन करके उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए वर्षों में 3 कंपनियों का व्यय करोड़ रुपए में,
तीन कंपनियों का व्यय, यानी कि 118 नंबर प्रश्न देखिए, कंपनी ए का कुल व्यय कंपनी बी के कुल व्यय से कितने प्रतिशत लगभग कम है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ए का कुल व्यय, ये देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप, यहाँ पे कंपनी ए का कुल व्यय, तो ये जो कंपनी ये वाली ए है, ठीक है, इसमें देखिए शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आया, ये कंपनी ए है पहले नंबर पे, ठीक है, ये 30, फिर ये 60, फिर ये 40, फिर ये 70, और फिर ये 100, फिर ये दोस्तों यहाँ पे 50, और फिर 120। इनका सबका टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 470 आ जाएगा, ठीक है। अब कंपनी बी के कुल व्यय का निकालना है, तो कंपनी बी का देखिए यहाँ पे कितना है, कंपनी बी का दोस्तों यहाँ पे 80, ठीक है, ये 40 है, ऐसे करके दोस्तों इनका टोटल करके, ठीक है, और इसका प्रतिशत निकालना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 16%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष में सभी तीन कंपनियों द्वारा मिलकर किया गया लगभग औसत व्यय करोड़ों में क्या है। तो करोड़ों में क्या है दोस्तों, ये डायग्राम से आपको ये उत्तर देना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे औसत निकालना है, तो यहाँ पे औसत दोस्तों निकलेगा कितना, तो इसमें 232.85 करोड़ निकलेगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्ष 2014 में कंपनी बी ने 8% लाभ अर्जित किया। यदि इसका व्यय 4% कम होता तो आय समान रहती, तो अर्जित लाभ की राशि उस वर्ष में कंपनी ए की तुलना में 20% अधिक होती। कंपनी 2014 में ए की आय है वो ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए ए का लाभ 2014 में है वो दोस्तों 100/120 × 12 यानी कि 10 करोड़, ठीक है। तो ये ए की आय में 10 करोड़ और जोड़ दीजिए तो 60 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम से सोल्व होगा, ठीक है, ये डायग्राम में आपको देख के बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 60 करोड़। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।